हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंड से जुडिशियरी पे स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 7 को स्टार्ट किया था। सेक्शन 7 का 2 पार्ट हो चुका है, राइट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड पार्ट, राइट। सो तीसरा पार्ट होने वाला है। और एक बार जल्दी से ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सेक्शन 7 में अभी तक क्या पढ़ रखा है। अगर आप देखेंगे सेक्शन 7 में हमने ये पढ़ा था कि भैया सेक्शन 7 कहता है कि 5 लिस्ट दे दिया है और कहता है ये 5 लिस्ट को आप रेलिवेंट मान सकते हो, यानी आप उसका एविडेंस कोर्ट में दे सकते हो, ठीक है। चाहे उसके एग्जिस्टेंस का चाहे उसके नॉन एग्जिस्टेंस का, ठीक है, दोनों का दे सकते हो। चाहे एग्जिस्ट कर रहा हो या फिर नॉन एग्जिस्ट कर रहा हो, दोनों का दे सकते हो एविडेंस। और एक बार एविडेंस दिए, अब तो अगर रेलिवेंट, अगर जैसे ही बोलते हैं ना, इंसान बोलता है कि अगर ये रेलिवेंट है तो हम ये समझते हैं कि वो एडमिसिबल भी है एज अ जनरल रूल। अगर कोई भी चीज़ रेलिवेंट होता है एविडेंस एक्ट में तो ऐसा माना जाता है, जनरल रूल ये कहता है कि भैया वो एडमिसिबल भी होगा। समझ में आ रहा है? ओके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है? हमने ये पढ़ा कि अगर आप किसी फैक्ट इन इश्यू या फिर रेलिवेंट फैक्ट का इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स के बारे में बताते हो तो उसको भी रेलिवेंट बोलेंगे। अगर आप किसी फैक्ट इन इश्यू रेलिवेंट फैक्ट का एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन अगर देते हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेलिवेंट बोलेंगे। मतलब इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स हो गया, तुम्हारा एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स हो गया, ये सब रेलिवेंट माना जाएगा। इंट्रोडक्टरी मतलब क्या? जो मेन फैक्ट इन इशू है, जो मेन फैक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता हो। इसमें एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मिस्टर ए का एक डॉक्यूमेंट मिला है, क्या मिस्टर ए का वसीयत है, तो हम उसको समझने के लिए हम उसका क्या देखें कि ए के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, ए के कौन कौन फैमिली मेंबर्स हैं, तो इससे क्या मिला? एक इंट्रोडक्शन मिला। समझे कि नहीं? ओके। एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स के बारे में भी हमने बहुत सारा चीज़ पढ़ा था, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स क्या करता है? नॉर्मली कंडक्ट को एक्सप्लेन करता है। याद है ए और बी मेरे ख्याल से दो पार्टनर लोग बिजनेस कर रहे थे, पार्टनरशिप फर्म था। तीसरा आता है, उसको भड़का देता है, बोलता है कि छोड़ के चला जा। तो वो जो कहता है कि मैं अब काम नहीं करूंगा आपके साथ, तो ये जो स्टेटमेंट कहा वो क्या किया? उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन किया। तो एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स हो गया। समझ में आया? फिर चोर चोरी करता है, अपने दोस्त को दे देता है, दोस्त उसका उसकी बीबी को दे देता है, याद है? तो और कहता है इसको छुपा के रखना है, तो ये जो स्टेटमेंट कहा वो भी एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स हुआ। याद है आपको? ठीक है। उसी तरीके से फैक्ट्स विच सपोर्ट, एक सेकेंड, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है आपका 4 एंड दिस इज 5, राइट। तो पहला पढ़ चुका है, दूसरा भी पढ़ चुका है। रिबट एंड सपोर्ट वाला। रिबट सपोर्ट क्या था? एक बंदा क्या किया? मर्डर करने के बाद भागा वहां से, और भागा तो जैसे पुलिस उसका इंक्वायरी करने आया, इन्वेस्टिगेशन करने आया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया, इंस्पेक्शन वगैरह किया, तो पता चला वो तो भाग चुका है, उसका घर का ताला लॉक है, ठीक है। और अचानक वो ट्रेन में मिलता है बिना टिकट के साथ। अगर ट्रेन में मिलता है बिना टिकट के साथ, तो अब देखो उसके खून में, अगर उसके टी शर्ट में ब्लड लगा हुआ है, बिना टिकट का ट्रेन में मिलता है, तो जो पुलिस वाले सोच रहे थे, वो क्या सोच रहे थे, क्या इन्फ्रेंस निकाल रहे थे कि मिस्टर ए ही गिल्टी है। यानी अगर वो उसी हालत में मिल जाता है ब्लड के साथ, बिना टिकट के साथ, तो उनका ये जो इन्फरेंस था, उनका जो अनुमान था, वो क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। तो जो सपोर्टिंग फैक्ट्स है वो भी रिलेवेंट हो जाएंगे। उसी तरीके से मान लो वो अनुमान लगा रहे थे, वो अंदाजा लगा रहे थे कि हाँ यही मर्डर कर सकता है, यही किया होगा, इसलिए भाग गया है। लेकिन जब उसको देखा गया तो उसको ट्रेन में वापस पकड़े, बट टिकट के साथ पकड़े, फॉर्मल ड्रेस में था, और मैसेज भी दिखाया, देखो मुझे मीटिंग का इन्विटेशन आया है तो मैं इसलिए मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, अर्जेंट बिजनेस है। तो इससे क्या हुआ? आप जो अंदाजा लगा रहे थे वो क्या हो गया? रिबट हो गया कि नहीं? तो इस चीज का भी इंफॉर्मेशन आप कोर्ट में दे सकते हो। तो यहां तक पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो 4 मिनट में दोनों की चीज रिवाइज हो गया, ठीक है। तीसरा अभी पढ़ने वाले हैं। तीसरा बोलता है फैक्ट्स एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन। मतलब क्या? ऐसे कोई चीज जो किसी बंदे को पहचानने में हेल्प करता है, ऐसा कोई चीज जो किसी चीज को पहचानने में हेल्प करता है, उस चीज का सबूत देता हो, आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने में, तो एस्टेब्लिश को प्रूफ करने में हेल्प करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फैक्ट्स एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन। समझ में आ रहा है? ओके। अगर मैं तीसरा, तो चलिए थर्ड पॉइंट में चलते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अच्छा, यहां पर और एक एग्जाम्पल था, कौन सा याद है? ये था, ये भी एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स था, राइट वाला एग्जाम्पल था। एक बंदा
ये एग्जाम्पल मैं डिस्कस नहीं किया, लास्ट टाइम किया था, मतलब रिवाइज नहीं किया, बस एक बार फिर से बता दूं। मान लो अगर एक बंदा ग्रुप के साथ जा रहा है और उस पर चार्ज लगाए कि वो दंगा करने निकला था, तो तो अगर वो ये कहता है डिफेंस में, तो मैं दंगा करने नहीं निकला था, अगर सामने वाला बंदा ये सबूत देता है कि नहीं तुम दंगा करने निकले थे क्योंकि तुम चिल्ला रहे थे मार डालेंगे, काट डालेंगे, जला डालेंगे, तो ये जो स्टेटमेंट वो कह रहा था उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। लेकिन मान लो वहां पर वो निकला था ग्रुप के साथ, लेकिन आराम से बहुत ही क्या बोलते हैं पीसफुल प्रोसेसन निकाल के जा रहा था, बोल रहा था कि मिस्टर एक्स अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा मिस्टर एक्स का नाम रहेगा, इस तरीके से नारा लगा रहा था। तो इसमें कोई वायलेंट नारा तो नहीं है, तो ये पीसफुली लेके जा रहा है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे भैया, इसका जो ये दंगा करने नहीं निकला था, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट, ये जो नारा लगा रहा था, वो नारा उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन किया। समझ में आया? ओके, कि वो क्या कर रहा था, वो दंगा करने, राइट करने नहीं निकला था। तो यहाँ पर राइट करने नहीं निकला था, लेकिन यहाँ पर राइट करने निकला था तुम्हारा फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। चलिए ये भी समझ लिए। अब आते हैं, ये है आज, ये नहीं, ये भी पढ़ चुके हैं, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ से आज पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर 3। अगर एक बात बोलूँ मैं तुमको, देखो मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ ना उतना डिटेल में आपको वीडियो शायद ही मिल सकता है, अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ को बहुत ही डिटेल में कवर करने का, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए, पढ़िए थोड़ा, वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि एल्गोरिदम जो यूट्यूब का होता है उसको प्रमोट करे, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि मुझको मोटिवेशन मिले, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मोटिवेशन मिलता है भाई वीडियो बनाने का। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि ऐसे फैक्ट्स, चलो फिर से, कौन सा फैक्ट्स भाई? फैक्ट्स एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन, मतलब ऐसा कोई फैक्ट जो कि किसी बंदे का या फिर किसी चीज़ के आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करता हो। एस्टैब्लिश मतलब क्या होता है? एविडेंस एक्ट में एस्टैब्लिश जब भी हम पढ़ते हैं इसका मतलब है प्रूफ करना, ठीक है। तो जो ऐसा कोई फैक्ट्स जो किसी बंदे को आइडेंटिटी को प्रूफ करता है, किसी बंदे को प्रूफ करता हो या फिर किसी चीज़ को प्रूफ करता हो, ऐसे फैक्ट्स को भी रेलिवेंट माना जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, आइए पढ़ते हैं मैं क्या लिखा हूँ, इसमें क्या है पढ़ना है, आइए देखते हैं। एक सेकेंड, वो कहाँ गया? यस, दिस इज इट। वेयर द कोर्ट हैज़ टू नो द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन, एनी फैक्ट विच एस्टेब्लिशेस सच आइडेंटिटी इज रेलिवेंट, ठीक है। मान लो कोर्ट को किसी बंदे का आइडेंटिटी के बारे में जानना है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ के आइडेंटिटी को जानना है, तो उसके लिए जो भी फैक्ट उसके आइडेंटिटी को क्या करते हैं, प्रूफ करेंगे, वो फैक्ट रिलेवेंट माना जाएगा। अच्छा, आइडेंटिटी में बी रिक्वायर्ड इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अब देखो, आइडेंटिटी का ज़रूरत दोनों केस में पड़ता है, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, दोनों में आइडेंटिटी का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। सिविल केस में आइडेंटिटी का ज़रूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि आपको ऑनरशिप डिसाइड करना है कि मान लो कोई प्लॉट है, उसका मालिक कौन है, ए है या बी है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिस्टर अगर ए का है तो मिस्टर ए है या नहीं है, वही बंदा मिस्टर ए है या नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर कोई प्लॉट मिस्टर ए का है तो मिस्टर ए वही बंदा है जिसका ये प्लॉट है या वो नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सिविल केस में आइडेंटिटी का ज़रूरत इसलिए पड़ता है ताकि ऑनरशिप डिसाइड करना पड़ता है, पोजीशन के बारे में, जेन्यूनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कोई बंदा जेन्यून है या नहीं है उसको डिसाइड करने के लिए, ऑनरशिप डिसाइड करने के लिए सिविल केस में तुम्हारा आइडेंटिटी का ज़रूरत पड़ता है। वहीं पर अगर देखें क्रिमिनल केस में आइडेंटिटी का ज़रूरत क्यों पड़ता है? खुद सोचो, ये जानने के लिए कि भैया क्या जो बंदा जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है क्या वही ऑफेंडर है, उसी ने काम किया, उसी ने कांड किया है क्या, उसी ने क्राइम किया है क्या। क्रिमिनल केस में आइडेंटिटी का ज़रूरत क्यों पड़ता है? हम क्यों आइडेंटिटी का ज़रूरत हमको पड़ता है? क्योंकि हमको ये जानना है जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है क्या वही बंदा ऑफेंडर है, और वेदर द प्रॉपर्टी रिकवर्ड इज द स्टॉलन प्रॉपर्टी, या फिर ये डिसाइड करना पड़ता है हमको क्रिमिनल केस में आइडेंटिटी का ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि जो प्रॉपर्टी रिकवर हुआ है क्या ये चोरी का प्रॉपर्टी है। तो अगर मान लो चोरी का प्रॉपर्टी रिकवर हुआ है तो चोरी का प्रॉपर्टी है किसका, उसको भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, ये प्रॉपर्टी है किसका, चोरी का जो मिला है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पर जो मैंने बोला ना कि क्रिमिनल केस में डिसाइड करना पड़ता है कि कौन जो जिस पर इल्ज़ाम लगा है, जो एक्यूज्ड है, क्या वही ऑफेंडर है। तो इस चीज़ को
इस चीज़ के लिए पार्टिकुलरली, एक सेकेंड, हाँ, तो ये इस चीज़ के लिए पता है, अरे ये क्या आ गया यार, तो इस चीज़ के लिए हम करते हैं TIP। क्या करते हैं? TIP। TIP मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड। क्या होता है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड। तो क्रिमिनल केस में तो मुझे बताओ, आइडेंटिटी का ज़रूरत क्यों पड़ता है? सिविल केस में ऑनरशिप डिसाइड करने के लिए, पोजीशन और डॉक्यूमेंट्स का जेन्युइननेस को। क्रिमिनल केस में क्यों पड़ता है? जिस पर इल्ज़ाम लगा है, जो एक्यूज्ड है, क्या वही ऑफेंडर है, उसको डिसाइड करने के लिए। और इसको हम लोग किस तरीके से डिसाइड करते हैं? मान लो कोई बंदा अगर कोई एक्यूज्ड है, क्राइम सीन पर उसको देखा गया था, तो उसको पहचानना पड़ेगा क्या वही बंदा है जिसको देखे थे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लो ये कोई घर है, ठीक है, ये घर में क्या हुआ था? चोरी हुआ था। और चोरी जब हुआ था उस समय यहां पर एक बंदे को देखा गया था रात के समय, ठीक है। और ये जो भी है ये कौन है? यानी चोर है ये। और इसको कौन देखा था? कोई बंदा देखा था पास में वहीं पर, ठीक है, रात का समय था और वो देखा था। तो अगर मान लो यहाँ का जो जिसका घर है, अगर वो रिपोर्ट कराता है चोरी का, तो रिपोर्ट कराएगा, तो जब रिपोर्ट कराएगा तो हो सकता है जब इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस जाएगा तो पूछताछ करेगा, तो ये बंदा क्या बोलेगा? हाँ सर, मैं देखा था कल रात को कोई एक आदमी था जो कि शॉर्ट हाइटेड था, हाँ शॉर्ट हाइटेड था, टोपी पहना हुआ था और फुल क्या बोलते हैं, लॉन्ग कुर्ता पहना हुआ था, टोपी पहना हुआ था और आया था चोरी करने के लिए, मैं देखा था, घर के बाहर था। तो अब मान लो पुलिस बोलेगा ठीक है, अगर तुम उसको देखोगे तो पहचान लोगे? तो बोलता है हाँ पहचान लूंगा बिल्कुल। तो आप याद करो, आप CID देखे हो बचपन में? हाँ CID देखे रहोगे। तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, नहीं बोलते हैं कि तुम उसको देखोगे दोबारा तो पहचान लोगे? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल पहचान लूंगा। तो उसी तरीके से उसी को प्रोसेस को बोलते हैं TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड। मतलब क्या, यहाँ पर क्या अब होगा, पुलिस को मान लो जिस पर डाउट है उसको ले आएगा और बीच में जो एक्यूज्ड बंदा है उसको भी रख देगा। मान लो ये एक्यूज्ड है और ये असल में किया भी है, ठीक है, अगर और ये बंदा जो है इसमें से सबको लाइन से खड़ा कर देंगे, अब ये बंदा पहचानेगा कि कौन है इसमें से। उसी को बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड। समझ में आ रहा है? अच्छे से पढ़ेंगे इसको तो समझिए। मैं वही बोल रहा हूँ, क्रिमिनल केस में क्यों ज़रूरत पड़ता है? क्योंकि हमको ऑफेंडर को पहचानना ना कि कौन किया है, और जो चोरी का माल रिकवर हुआ है ये चोरी का माल है किसका, तो उसको भी तो आइडेंटिफाई करना है ना कि चोरी का माल है किसका, ठीक है। तो क्रिमिनल केस में ये क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिटी, एक सेकेंड, आइडेंटिटी, ठीक है, समझ में आया? अब देखो सर आइडेंटिटी को किस तरीके से प्रूफ करते हैं? तो देखो आइडेंटिटी को प्रूफ करने का दो तरीका होता है। बोलो मेरे साथ, आइडेंटिटी को प्रूफ करने का दो तरीका होता है। एक होता है पर्सन्स का आइडेंटिटी, एक होता है पर्सन्स का आइडेंटिटी, मतलब कौन उस काम को अंजाम दिया था। मतलब क्या? एस्टैब्लिशिंग that X is the same person who signed a will or that A is the accused seen at the crime scene। ठीक है, दो तरीके से आइडेंटिटी को प्रूफ किया जाता है। आप ऐसा एक सबूत दे सकते हो कि देखो मिस्टर एक्स ही वो बंदा है जिसने वसीयत साइन किया था, आप ये प्रूफ कर दो, या फिर आप ये प्रूफ कर दो कि मिस्टर ए ही है जिसको हम लोग क्राइम सीन पे देखे थे। तो दो तरीका है पर्सन्स के आइडेंटिटी, टू वेज ऑफ प्रूविंग आइडेंटिटी। पर्सन्स आइडेंटिटी हु डिड द एक्ट, कौन किया था। दूसरा है आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट और थिंग। इसमें क्या आता है? एस्टेब्लिशिंग दैट द रिकवर्ड गोल्ड इज द स्टोलन गोल्ड और दैट द स्केलेटन इज ऑफ द पर्टिकुलर मिसिंग पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि भैया प्रूफ जो करते हैं आइडेंटिटी को, आप या फिर ये प्रूफ कर दो जो विल, जो वसीयत साइन किया है वही बंदा साइन किया है, एक्स इज द सेम पर्सन हु साइन द विल, मतलब एक्स वही बंदा है जो वसीयत साइन किया था, या फिर ए वही है जो क्राइम सीन पे मिला था। इस तरीके से प्रूफ कर दो आप उसको कि हाँ ये वही बंदा है। अच्छा, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग मतलब क्या कि अब जो आप मान लो चोरी का सामान आपको मिला है तो उसको आप प्रूफ कैसे करोगे ये है किसका।
ठीक है कि नहीं, उसको भी तो प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ता है। अब मान लो कोई स्केलेटन मिला, अब ये किस बंदे का है उसको भी मैच करना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। तो इसको आपको बस रट लेना है। आगे देखते हैं, आगे का एग्जाम्पल वगैरह भी है, अच्छे से देखेंगे। अब देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। मान लो चोरी हुआ, द स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर्ड इज द सेम एज एलिज स्टोलन। तो मान लो चोरी का केस में आप कैसे पहचानोगे कि ये चोरी का है, कैसे पहचानोगे, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, तो कैसे पहचानोगे। तो कोई बंदा आपके पास रिपोर्ट कराया होगा कि देखो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, और आप क्या किए, चेन स्नेचर जो था, ठीक है, जो स्नेचर था, चेन स्नेचर, जो स्नेचिंग करता है, उसके पास से आपके पास एक फ़ोन मिला, तो आप क्या करोगे, वो फ़ोन को जो रिपोर्ट लिखवाया था उसके साथ मैच करोगे ना, कि क्योंकि कल ही आपके पास रिपोर्ट आया था, मिसिंग रिपोर्ट, कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। आप नेक्स्ट दिन जब आप गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आप जो डाउट था आप उनको पकड़े, और जो वहाँ के जो आस पड़ोस के जो भी जितने भी गैंग था उसको पकड़े, तो पता चला कि भैया उनके पास से कुछ कुछ फ़ोन पता चला मिला। तो आप क्या करोगे, जो आपके पास फ़ोन मिला आप देखोगे क्या ये फ़ोन वही बंदे का है जो बंदा मुझको रिपोर्ट कराया था। तो चोरी केस में इस तरीके से ही होता है कि जो मिला है, रिकवरी हुआ है, क्या वो वही स्टोलन, एलिज स्टोलन क्या बोलते हैं, कि वही चोरी वाला सामान है जो मिला है। दूसरा, इन मर्डर केस में द डेड बॉडी और द स्केलेटन इज ऑफ द डिसीज्ड। तो देखो मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी केस में देखना, अगर मान लो कोई चीज़ अगर चोरी हो गया है, ठीक है, तो उस चीज़ को, चोरी अगर हुआ है और चोरी का चीज़ मिलता है, तो उसको प्रूफ करना पड़ता है, उसको ये प्रूफ करना पड़ता है क्या ये वही चीज़ है जो हमको हमको मिला था, हमको एफआईआर मिला था इस चीज़ के बारे में। चोरी का केस में, मर्डर केस में मान लो एक डेड बॉडी मिला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा ये जो डेड बॉडी मिला है, मतलब ये जो स्केलेटन मिला है, क्या ये वही बंदे का है जिसका एफआईआर लॉन्च हुआ था कुछ साल पहले, हाँ कुछ महीने पहले कि एफआईआर लॉन्च हुआ था कि ये मिसिंग हो रहा है, लगता तो वही है, वही हाइट है, वही है नक्शा वगैरह, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उस केस में उस तरीके से आप एस्टेब्लिश करोगे। फर्जरी के केस में हैंड राइटिंग और द सिग्नेचर इज ऑफ द एक्यूज्ड, ये जो हैंड राइटिंग है या सिग्नेचर है क्या ये यही एक्यूज्ड का है, तो ये सब चीज़ करना पड़ता है, एस्टेब्लिश करना पड़ता है। अगर ये सब चीज़ एस्टेब्लिश हो गया तो आप बोलोगे कि आप आइडेंटिटी को क्या कर दिए, एस्टेब्लिश कर दिए। समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो, ये तो हम लोग देखे कि दो तरीका था आइडेंटिटी को प्रूफ करने का, है ना, कि आप बंदे का आइडेंटिटी को प्रूफ कर दो कि वही बंदा है जो मर्डर किया है, ये वही बंदा है जो विल साइन किया है। दूसरा था ये वही चीज़ जो मिला है, ये वही चीज़ है जो चोरी हुआ था, ये स्केलेटन जो मिला है वही बंदे का है जो मर गया था, ठीक है। इस तरीके से प्रूव कर सकते थे। और दूसरा है मोड, किस तरीके से, अब ये मोड ऑफ प्रूविंग मतलब क्या, आप उसको प्रूफ कैसे करोगे, ठीक है। मिस्टर एक्स अगर है मर्डरर है, मिस्टर एक्स अगर चोर है, तो प्रूफ कैसे करोगे, तो वही बोल रहा है डायरेक्ट टेस्टिमनी। मतलब क्या, कोर्ट में आकर गवाही देने को बोलते हैं, कटघरे में आकर जो गवाही नहीं देते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट टेस्टिमनी, समझे। बाय द पर्सन हु नोज द एक्यूज्ड और द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो, तो आइडेंटिटी को प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, या तो आप मान लो फॉर एग्जांपल आप मिस्टर एक्स को देखे थे चोरी करते हुए, तो आप कोर्ट में आओ, कटघरे में आके गवाही दे दो कि हाँ मैं एक्स को जानता हूँ, मैं इसको देखा था घर के बाहर, या फिर ये जो हथियार मिला है, ये जो चाकू मिला है, मैं जानता हूँ किसका है, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट टेस्टिमनी के जरिए आप क्या कर सकते हो, उसको प्रूव कर सकते हो। दूसरा है ओपिनियन एविडेंस, ठीक है। ओपिनियन एविडेंस में क्या होता है ना, आप मतलब साइंटिफिक चीज़ों का यूज़ करते हो, ठीक है, साइंटिफिक चीज़ों का यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे मान लो फिंगरप्रिंट का यूज़ करोगे, क्या ये जो हथियार मिला है, हथियार में गन मिला है, गन के अंदर जो फिंगरप्रिंट है क्या एक्यूज्ड का ही है, आप वो चेक करोगे। डीएनए टेस्ट निकालोगे, फोटोग्राफ्स देखोगे, हैंडराइटिंग के बेसिस पे निकालोगे, यानी ओपिनियन मतलब किसी भी एक्सपर्ट ओपिनियन लोगे यहाँ पर आप, क्योंकि आइडेंटिटी को देखना, आप आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग स्केच भी बनवाते हैं, याद करो, हाँ, फिंगरप्रिंट भी देखते हैं, डीएनए टेस्ट कराते हैं, तो ये सब किसका है, ये ओपिनियन एविडेंस में आ जाता है, समझे कि नहीं। क्योंकि ये सब का यूज़ क्यों करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए। डायरेक्ट टेस्टिमनी भी हो सकता है, एक आदमी डायरेक्ट आकर बोल सकता है कि हाँ मैं देखा हूँ, यही है मिस्टर एक्स जो चोर है, यही चोरी किया था, यही है
जो फ्रॉड किया था, ये जो फ़ोन चोरी करके ले गया था फॉर एग्जांपल। दूसरा, आप ओपिनियन ले सकते हो किसी का, क्योंकि उस केस में डायरेक्ट अगर एविडेंस नहीं मिलता तो ओपिनियन लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। देखो, डायरेक्ट टेस्टिमनी कब होगा? जब आपका डायरेक्ट एविडेंस होगा, कोई देखा होगा। ओपिनियन एविडेंस में क्या होता है भाई? सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे, क्योंकि आपको कोई सबूत है नहीं, तो आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जहाँ सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है वहीं पर ओपिनियन लिया जाता है। तो वहाँ पर ओपिनियन एक्सपर्ट का कब लोगे? डीएनए टेस्ट करवा लोगे, फिंगरप्रिंट करवा लोगे, हाँ, हैंडराइटिंग चेक करवा लोगे, उसका स्केच बनवा लोगे, वॉइस चेक कर लोगे, तो हो जाएगा। तीसरा है फिजिकल फीचर्स। अब देखो, मान लो वही चीज़ मैं बोला कि एक बंदा जो कि क्राइम सीन पे मिलता है, ठीक है, ये है क्राइम सीन, ठीक है, क्राइम सीन पे ये बंदा है मिस्टर ए और ये है मिस्टर जेड, एक्स है, ये इसको देख लेता है, ये देख लेता है क्राइम सीन पे। ये जो बी है, बी मर जाता है, डाइड बाय फायरिंग, ठीक है, इसको गन से कोई फायर कर देता है, ठीक है, और मर जाता है। और वहीं पर एक्स जो है ए को देख लेता है, समझे कि नहीं? अब वो ठीक से नहीं देख पाया उसका शकल, बट ये देखा कि शॉर्ट हाइटेड है थोड़ा सा, हाँ, नाटा इंसान है, बाल लंबा लंबा रखा है, कुर्ता पहना था। तो उसी तरीके से ये मिस्टर एक्स कोर्ट में कह सकता है, हाँ मैं देखा था, मैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ, बट उसका जो था वो थोड़ा सांवला कलर का था, उसमें कुछ निशान वगैरह था, एज इतना से इतना हो सकता है, हाइट ये हो सकता है, वेट इतना होगा। तो ये क्या दे रहा है ना, अलग अलग चीज़ के बारे में बता दे रहा है, क्योंकि पूरे तरीके से नहीं जानता, तो उसका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता दे रहा है कि ऐसा ऐसा था। तो उसके बेसिस पर भी आप क्या कर रहे हो, यानी आइडेंटिफाई कर सकते हो। वही चीज़ है यहाँ पर भी। तो हम लोग जितना भी हम देखोगे सीरियल वगैरह में जो यूज़ होता है ना, ये यही सारा चीज़ यूज़ होता है। आइडेंटिटी को लेके ज़्यादा चीज़ होता है, अगर आप देखे रहोगे, है ना? ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कुछ तो डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है? तो आप समझ में आया? तो पॉइंट नंबर 3 यही कहता था, आप बंदे को आइडेंटिफाई, उसके आइडेंटिटी का प्रूफ दे सकते हो, किसी बंदे का आइडेंटिटी का, और किसी चीज़ के आइडेंटिटी का प्रूफ दे सकते हो, ठीक है? तो मोड क्या होगा प्रूफ करने का, बता दिया। कोर्ट में आकर डायरेक्ट गवाही दे दो, कोर्ट में आकर डायरेक्ट आप गवाही दे दो कि मैं एक्यूज्ड को जानता हूँ, ये वही ऑब्जेक्ट है जिससे क्राइम हुआ था। ओपिनियन या फिर ले लो, अगर कुछ कोई एविडेंस नहीं है डायरेक्ट, तो फिंगरप्रिंट का निशान ले लो, डीएनए टेस्ट करवा लो, ये उसी का है, बंदे का, एक्यूज्ड का है। फिजिकल फीचर्स का भी हो सकता है, कोई बंदा कह सकता है कि हाँ मैं देखा था, मिस्टर शॉर्ट हाइटेड था, जो बंदा क्राइम सीन पे देखा था शॉर्ट हाइटेड था, थोड़ा लंबा बाल था, हाइट इतना होगा, ऐसा ऐसा होगा, वेट इतना हो सकता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है? द पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी सून आफ्टर द थेफ्ट, ऑब्वियसली। अब देखो, अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है? मान लो आपके पास चोरी का सामान मिल गया, तो जैसे ही चोरी का सामान आपके पास मिला ना, तो हम ये मान लेंगे कि आप चोर हो, ठीक है? ठीक है, मतलब क्या, जैसे ही जस्ट चोरी के बाद अगर आपके पास चोरी का सामान मिलता है, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस पे भी हम मान सकते हैं कि आप ही चोर हो, क्योंकि आपके पास चोरी का सामान मिला है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब तरीका है आइडेंटिटी को प्रूफ करने का, ठीक है? चलिए, कुछ कुछ केस लॉज हैं, ठीक है, और एक बार बस पढ़ लेते हैं। देखिए, रामलोचन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है 1963 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें ये बोला गया, सुपर इम्पोज्ड फोटोग्राफ ऑफ द डिसीज्ड ओवर द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी वाज एडमिसिबल टू प्रूव दैट द स्केलेटन वाज दैट ऑफ द डिसीज्ड, ठीक है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मान लो स्केलेटन हमको मिलता है, पुलिस को स्केलेटन मिलता है ना, तो स्केलेटन पे आप उस पर ना फोटो चिपका सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि वो स्केलेटन किसका हो सकता है। कंप्यूटर के ज़रिए आप उस पर क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। यानी क्या, अगर आप किसी स्केलेटन पे उस पर फोटोग्राफ इम्पोज अगर कर दोगे, ऊपर लगा दोगे, और उससे अगर पता लगा सकते हो कि है किसका, तो वो एडमिसिबल होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रामलोचन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। उसी तरीके से स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस डॉक्टर नारायण रेड्डी का केस में ये बोला गया कि जो डीएनए टेस्ट होता है और साइंटिफिक मेथड्स होता है आर विद इन द इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 9,
टू प्रूव आइडेंटिटी। यानी आप साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे डीएनए टेस्ट वगैरह, फिंगरप्रिंट, ये सब टेस्ट करवा सकते हो, और ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा, ये रेलिवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 7, जो कि पुराना सेक्शन 9 हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट का। यानी जो डीएनए टेस्ट है, साइंटिफिक मेथड्स है, ये सब आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए यूज हो जा रहा है, तो ये सेक्शन 7 में रेलिवेंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके। फिर था, ये था स्टेट ऑफ एपी। तीसरा नंबर है शिव शंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1988 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें भी यही बोला गया, टीआईपी मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड, फोटोग्राफ्स एंड मॉडर्न मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी। तो इसमें भी वही बोला गया कि भैया आप टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हो, फोटोग्राफ, मॉडर्न मेथड्स यूज़ कर सकते हो किसी बंदे का आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, इस सेक्शन में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड रेलिवेंट हो जाता है। अब देखो पॉइंट नंबर 3 में क्या होता है ना, एक अलग से क्वेश्चन तुम्हारा क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, पॉइंट नंबर 3 में हम किसी चीज़ के आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, किसी बंदे के आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हाँ, कि ये वही बंदा है जो क्राइम किया था, ये वही चीज़ है जो मिला था, समझे। तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन 7 में आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करते हैं कि जो मिस्टर ए है ये वही आदमी है जो क्राइम किया था। मिस्टर ए के पास जो मिला है सामान, ये चोरी का सामान है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को हमको एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो इसीलिए सेक्शन 7 में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड को रेलिवेंट बताया गया, और इसका एक अलग से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है टीआईपी को लेके, फुल फ्लेज्ड टीआईपी के बारे में बोलेगा, टीआईपी क्या होता है बताओ, कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो टीआईपी को लेके एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एलएलबी का एग्ज़ाम हो या फिर तुम्हारा जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, तो ये पूछा जाता है। तो अब हम जो हमारा टॉपिक होगा पॉइंट नंबर 3 के अंदर, वो सेपरेट टॉपिक जो होगा वो होगा टीआईपी यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड के बारे में। क्या होगा? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड। आइए मैं बता देता हूँ, पहले समझाता हूँ कि क्या है, होता क्या है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड का मतलब क्या है कि मान लो आप हो एक्यूज्ड, ठीक है, आप कौन हो? एक्यूज्ड हो, आप पर डाउट किया जा रहा है कि आप ही ने क्या किया है, क्राइम किया है, समझे। तो आपको क्या किया जाता है, तो यहाँ पर जो बंदा है ये है आईओ। क्या है? आईओ। तो ये एक केस का आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। आप हो एक्यूज्ड। एक्यूज्ड कौन सा केस का हो? मर्डर केस का एक्यूज्ड हो आप, मर्डर केस के लिए आप एक्यूज्ड बने हो, ठीक है। ये है आईओ, वही मर्डर केस का आईओ है ये। आप हो एक्यूज्ड। तो आईओ क्या करेगा, सबसे पहले कोर्ट जाएगा, कोर्ट में अप्लाई करेगा। क्या करेगा? अप्लाई करेगा। अप्लाई करेगा कि सर मुझको क्या करना है, मुझको टीआईपी करवाना है। क्या करना है? टीआईपी। टीआईपी मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पैरेड करवाना है। तो आप अप्लाई किए कोर्ट में, कोर्ट क्या करेगा, आपको अलाउ कर देगा। अलाउ कर दिया, बोला कि ठीक है करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मिस्टर ए को ले जाओगे जेल। कहाँ ले जाओगे? जेल ले जाओगे। याद रखना, कहाँ ले जाओगे? जेल में ले जाते हैं, जेल, जेल, ठीक है। जेल के अंदर आप, जेल के अंदर क्या होगा, बहुत लोग खड़े रहेंगे उसी के सेम एज के, सेम हाइट के, ठीक है। उसी के बीच आप मिस्टर ए को, वहाँ पर एक्यूज्ड भी है, ये ए भी है, उसको खड़ा कर दिए, ठीक है। अब जो विटनेस है, ये कौन है? विटनेस, जो कहता है कि मैं जानता हूँ कौन क्राइम किया था, मैं देखा था मर्डर वाले सीन में मैं देखा था मर्डरर को कि कौन किया है। तो आयोग बोला ठीक है तुम पहचान लोगे? तो विटनेस बोला हाँ बिल्कुल पहचान लूँगा। तो आप इसको जेल लेके गए। जेल में क्या किए, एक लाइन में खड़ा कर दिए सबको, और बीच में क्या किए, आप इसको रख दिए, ठीक है। ये है अलग बंदा, कौन है? ये है आपका एक्यूज्ड, ठीक है, ये है एक्यूज्ड। और बाकी जो हैं सिमिलर एज के हैं, ठीक है। अब विटनेस जो है, अब ये क्या करेगा, पहचानेगा इसमें से एक्यूज्ड कौन है। तो मान लो फॉर एग्जांपल एक्यूज्ड ये पहचान लिया कि हाँ यही है, मिस्टर ए ही है, मिस्टर ए को मैं देखा था उस वक्त। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप आइडेंटिफाई कर लिए किसको? एक्यूज्ड को। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसी प्रोसेस को, इसी, और यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर
पुलिस ऑफिसर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा। ओ माय गॉड, मतलब पुलिस ऑफिसर रहेगा नहीं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड में, बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पर कौन रहता है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट यहाँ पर रहेंगे। ओ माय गॉड, कौन रहेगा यहाँ पर, मजिस्ट्रेट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में होता है, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर इन्फ्लुएंस कर सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे जगह में होना चाहिए, यानी जेल में। जेल क्या होता है ना, कोर्ट के सुपरविजन में रहता है। जेल कोर्ट के सुपरविजन में होता है, वहाँ पर पुलिस वालों का कुछ नहीं चलेगा, पुलिस वालों का लॉकअप होता है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड एक अलग जगह में कराया जाता है, जहाँ पर पुलिस वालों का कुछ इन्फ्लुएंस ना हो। समझ में आया। और पुलिस वाले वहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं होंगे। ओ माय गॉड, लेकिन करवा रहा है पुलिस वाला ही, लेकिन पुलिस वाला वहाँ नहीं रहेगा। अच्छा, और मजिस्ट्रेट वहाँ पर रहेगा। समझ में आ रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड। समझ में आ रहा है। ठीक है, जहाँ पर एक्यूज्ड को बाकी लोगों के साथ लाइन में खड़ा करवा दिया जाता है और विटनेस को कहा जाता है कि पहचानो इनमें से कौन है। ठीक है, और उस वक्त वहाँ पर जेल के स्टाफ वगैरह रहेंगे और मजिस्ट्रेट वहाँ पर रहेंगे, बट वहाँ पर पुलिस वाला नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड। समझ में आ रहा है। ओके, अब इसको मैं चलिए, ये हो गया। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूरा फुल फ्लेश्ड टीआईपी के बारे में बोल देगा कि टीआईपी क्या है बताओ, केस लॉज बताओ, प्रोसीजर बताओ। तो अब चलिए टीआईपी के बारे में पढ़ते हैं जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, देखिए अब एग्जाम्पल तो समझा दिया कि क्या होता है, अब इसको पढ़ते हैं। टीआईपी ऑफ द एक्यूज्ड इज प्रोवाइडेड। टीआईपी कहाँ दिया गया है, बीएनएसएस में, सेक्शन 54 में। याद करना, सेक्शन 54 में पढ़ाया भी हूं। सेक्शन 54 में टीआईपी के बारे में बताया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 54 में टीआईपी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अच्छा, एविडेंस ऑफ टीआईपी इज टेकन अंडर सेक्शन 7 ऑफ बीएसए। ठीक है, देखिए टीआईपी ऑफ द एक्यूज्ड बीएनएसएस में कहां बताया गया है, सेक्शन 54 में। और इंडियन एविडेंस एक्ट में टीआईपी एज अ एविडेंस के बारे में कहां दिया गया है, सेक्शन 7 में। ये याद रखना। टीआईपी एक्यूज्ड का टीआईपी के बारे में कहां बताया गया है, 54 में बीएनएसएस का। और उसका एज एन एविडेंस के रूप में जब लेंगे उसको टीआईपी को, वो कहां दिया गया है, सेक्शन 7 में जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है टीआईपी करवाने का, पुलिस कैन सीक कोर्ट्स परमिशन टू सब्जेक्ट एन एक्यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन बाय द विटनेस। ठीक है, पुलिस क्या करता है, कोर्ट का परमिशन लेता है ताकि बंदे का क्या किया जाए, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करवाया जाए विटनेस के जरिए। ठीक है, यह है स्टेचुटरी बेसिस हो गया। अब है नेसेसिटी एंड पर्पस, क्या जरूरत पड़ता है, क्या पर्पस है इसका करवाने का। देखो, टीआईपी इज हेल्ड टू टेस्ट द वेरासिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ द विटनेसेस टू आइडेंटिफाई द अननोन पर्सन। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि भैया ट्रूथ को चेक किया जाए। समझ में आ रहा है कि मतलब विटनेस लोग जो है कितना सच्चाई है। ठीक है, वो पहचान पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो टू टेस्ट द वेरासिटी को टेस्ट करने के लिए करवा जाता है। एंड द कैपेसिटी ऑफ द विटनेसेस टू आइडेंटिफाई द अननोन पर्सन, उनके कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए करवाया जाता है कि वो अननोन पर्सन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। इट इज प्राइमरीली मीन्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस। अच्छा, अब देखो ये कब करवाया जाता है, जब पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन स्टेज में होता है, क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, तभी तो पुलिस वाला क्या कर रहा है, इस केस का पता लगा रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही टीआईपी होता है, ये याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही टीआईपी होता है। इट चेक्स वेदर द विटनेस कैन करेक्टली रिकॉल एंड आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड। तो ये चेक करता है। टीआईपी में क्या होता है ना, विटनेस, ये देखा जाता है क्या विटनेस वाकई सब कुछ याद कर पा रहा है और एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। ओके, केस लॉस का अगर देखोगे, रामानाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस में बोला गया, द पर्पस इज टू टेस्ट वेदर द एक्यूज्ड इज रियली द परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम और नॉट। इसमें यह बोला गया, जो टीआईपी करवाने का मेन उद्देश्य यही है कि एक्यूज्ड जिस पर इल्जाम लगा है, जो एक्यूज्ड है, क्या वही मेन कल्प्रिट है, क्राइम जो किया है वो वही है क्या, इसको चेक करने के लिए टीआईपी करवाते हैं। फिर राम बाबू केस में ये बोला गया, टीआईपी इज कंडक्टेड टू टेस्ट क्रेडिबिलिटी एंड द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द आई विटनेसेस। टीआईपी इसलिए किया जाता है ताकि जो आई विटनेस है, जो चश्मदीद हैं, उनके क्रेडिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, उनके ट्रस्ट वर्दीनेस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हरे किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये बोला गया, इफ विटनेस फेल्स टू आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड एट टीआईपी, लेटर आइडेंटिफिकेशन इन कोर्ट इज यूजलेस। ओ माय गॉड, अब देखो, याद करो,
मैं यहाँ पर एग्जांपल में क्या बताया कि यहाँ पर जो होगा ये विटनेस इसको पहचानेगा, ये तो ठीक है पहचान लिया। अब कोर्ट में जाके वापस इसको क्या करना पड़ेगा, मिस्टर ए को पहचानना पड़ेगा। ओ माय गॉड, मतलब क्या, एक बार पहचाना टीआईपी में वो तो ठीक है, बट वापस से अगर मान लो इसका नाम है एक्स, इसका नाम है एक्स, इसको जाके वापस से मिस्टर ए को पहचानना पड़ेगा कोर्ट में जाके, तभी हम इसको क्या मानेंगे, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मानेंगे। ओ माय गॉड, यानी क्या, यहां पर ये जो मिस्टर एक्स जो दिया है एविडेंस, ये एविडेंस कौन सा एविडेंस है, ये नॉट सब्सटेंटिव टाइप ऑफ एविडेंस, इट इज नॉट सब्सटेंटिव, याद करो ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, क्योंकि इसके बेसिस पे सजा नहीं हो सकता, सोल बेसिस पे, टीआईपी के सोल बेसिस पे आप बंदे को सजा नहीं दे सकते हो, इसीलिए इसको इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इसके बेसिस पे आप सजा दे दोगे क्या, कोई अगर पहचान लिया तो नहीं, इसको क्या करना पड़ता है, बाकी एविडेंस के साथ कोरोबोरेट करना पड़ता है। ये तो हुआ, इसको पहचाने, फिर कोर्ट में जाके मिस्टर एक्स वापस से इसको पहचानेगा कि हाँ मैं ही देखा था मिस्टर ए को क्राइम सीन पे, यही बंदा है जो क्राइम किया है। जब ये कहेगा तो कोरोबोरेट माना जाएगा कि हाँ ये एविडेंस कोरोबोरेट कर रहा है, जो पहले वो कहा था उस बात को ये जो कह रहा है कोरोबोरेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी एविडेंस के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, कोरबोरेट करवाना पड़ेगा, तभी उसके बेसिस पे सजा हो सकता है, सोल बेसिस पे सजा नहीं होगा टीआईपी पर। समझ में आ रहा है, चलिए ये था। इसके बाद और एक तो केस है हरिनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया भैया टीआईपी का दो पर्पस होता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करवाने का सिर्फ दो पर्पस होता है। पहला पर्पस है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है केस का, ठीक है, टू सेटिस्फाई द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी दैट द एक्यूज्ड वाज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। टीआईपी करवाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो बंदे लोग कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, उनको ये सेटिस्फाई करवाना कि भैया एक्यूज्ड ही है जो कि शामिल था, ठीक है। दूसरा, टू कोरोबोरेट विटनेस टेस्टिमनी इन कोर्ट, फिर विटनेस टेस्टिमनी को कोरोबोरेट करना कोर्ट में। अभी ने बोला ना मैं कि वापस से मिस्टर एक्स को जाकर कोर्ट में बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, टेस्टिमनी देना पड़ेगा कि हाँ मैंने ही देखा था मिस्टर ए को, तभी वो कोरबोरेट माना जाएगा। मतलब क्या समझिए, मतलब कि इफ अ विटनेस आइडेंटिफाइज मिस्टर ए एज अ रॉबर, मान लो टीआईपी में विटनेस ने पहचाना कि हाँ ये वही है जो कि रॉब किया था, टीआईपी के दौरान पहचान लिया, बाद में कोर्ट में ये बोलता है कि हाँ ये यही है जो रॉब किया था, तो हम बोलेंगे ये क्या किया, ये कोरबोरेट किया। यानी हम क्या बोलेंगे, विटनेस जो है, जो टेस्टिमनी दे रहा है कोर्ट में आके, गवाही जो दे रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कोरबोरेट कर रहा है अपनी बात को। वो जो पहले कहा था और जो ये अभी कह रहा है, वो दोनों बात सेम हो रहा है, दोनों मैच हो रहा है, यानी वो कोरबोरेट कर रहा है। तो यानी क्या, तो टीआईपी क्या करता है, आप जो कोर्ट में गवाही देते हो उस गवाही को टीआईपी क्या करता है, कोरोबोरेट करता है, मैच करता है। समझे कि नहीं। आप कोर्ट में आके आपने कहा कि हाँ मिस्टर ए ही है जो क्राइम सीन पे था, तो आपका पहले का जो बात कहा गया बात है और अभी का जो बात है, दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि टीआईपी में बोला गया बात, आपका जो बात है टेस्टिमनी में जो दिया गया कोर्ट में, उसको कोरबोरेट किया। यानी क्या, कोर्ट में जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो वो सब्सटेंटिव एविडेंस माना जाएगा। ओ माय गॉड, मतलब कोर्ट में आके गवाही अगर आपने दिया तो हम उसको सब्सटेंटिव एविडेंस मानेंगे, लेकिन अगर टीआईपी में अगर आपने कहा तो वो कोरबोरेटिव एविडेंस माना जाएगा, दैट सपोर्ट्स द इन कोर्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो टीआईपी में बोला गया कोरबोरेटिव एविडेंस होगा, लेकिन कोर्ट आइडेंटिफिकेशन में जब होगा उसको सब्सटेंटिव एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। तो टीआईपी में जो आप अगर पहचान लिए तो हम उसको कोरबोरेटिव एविडेंस बोलेंगे, जो कि सपोर्ट करता है कोर्ट आइडेंटिफिकेशन में। अगर कोर्ट में अगर अब वापस पहचान लिए तो हाँ वो सब्सटेंटिव एविडेंस बन सकता है। आइए देखते हैं प्रिकॉशन एंड प्रोसीजर, क्या क्या प्रिकॉशन और क्या क्या प्रोसीजर, प्रिकॉशन लेना पड़ता है और क्या प्रोसीजर। देखो, कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट, पहले ही बताया था, यहाँ पर पुलिस वाला नहीं होगा, मजिस्ट्रेट वहाँ पर प्रेजेंट होगा, उसी के सुपरविजन में होता है तुम्हारा टीआईपी। नो पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट ड्यूरिंग द टीआईपी, टीआईपी में पुलिस ऑफिसर नहीं रहता है। मस्ट बी हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द अरेस्ट, मतलब जितना जल्दी हो सके भाई अरेस्ट के बाद ही करवा लो, ताकि विटनेस का मेमोरी लॉस ना हो जाए, कहीं भूल ना जाए, दिमाग से हट ना जाए। समझ में आ रहा है, ओके।
फिर वेदर टीआईपी इज एसेंशियल, क्या टीआईपी ज़रूरी है क्या? तो पहली बात तो ये टीआईपी इज़ नॉट एसेंशियल, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। टीआईपी इज़ नॉट रिक्वायर्ड वेयर द विटनेस ऑलरेडी न्यू द एक्यूज्ड। टीआईपी ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। टीआईपी का ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ता जहाँ पर एक्यूज्ड जहाँ पर विटनेस जानता है एक्यूज्ड को, जहाँ पर विटनेस पहले भी आइडेंटिफाई कर चुका है, तो वहाँ पर टीआईपी का ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ता। उसके अलावा ये जो मैंने कहा ये 2 केस में बोला गया था, लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है इफ़ विटनेसेस आर वेल एक्वेंटेड और केस इज़ वाइडली रिपोर्टेड इन मीडिया। मान लो विटनेस जो है वेल एक्वेंटेड है, अगर जो विटनेस हैं, इफ़ द विटनेसेस आर वेल एक्वेंटेड, अगर विटनेसेस लोग जाने पहचाने हैं, वेल एक्वेंटेड, विटनेसेस आर वेल एक्वेंटेड मतलब क्या, और केस इज वाइडली रिपोर्टेड इन मीडिया, देन टीआईपी इज अननेसेसरी। तो सब मान लो तुम्हारा मीडिया में पूरा केस पूरा फैला हुआ है, सबको मालूम है आपके केस के बारे में, तो वहाँ पर टीआईपी की ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। इवन इफ एक्यूज डिमांड्स टीआईपी इट इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर मान लो एक्यूज बोलता है नहीं टीआईपी करवाओ मेरा, टीआईपी करवाओ मेरा, तो ये ज़रूरी है क्या टीआईपी करवाना? नहीं करवाएंगे, मैंडेटरी नहीं है। टीआईपी एक्यूज बोलेगा कि टीआईपी करवाओ तो करवा देंगे, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एविडेंसरी वैल्यू ऑफ टीआईपी। टीआईपी का एविडेंसरी वैल्यू मतलब हमने जो टीआईपी करवाया उसको लाइन में खड़ा कर दिया और विटनेस आया, उसको पहचाना, अगर पहचान लिया तो वो कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन गया। हमने अभी पढ़ा वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता है। नॉट अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, इट इज़ नॉट अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, इट इज़ ओनली कॉरबोरेटिव ऑफ टेस्टिमनी गिवन इन कोर्ट। मतलब क्या, देखो टीआईपी में जो बंदा एविडेंस दिया कि नहीं, जो पहचाना, वो सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। हालांकि वो उसने जो कहा था टीआईपी में, वो बात अगर वो आके वापस से कोर्ट में बोलता है तो टीआईपी वाला बात उसके बात को क्या करेगा, कोरोबोरेट करेगा, समझे? तो यानी ये सिर्फ कोरोबोरेटिव ऑफ टेस्टिमनी होता है, जो कि टेस्टिमनी जो कोर्ट में देता है उसको वो कोरोबोरेट करता है बस। तो इसके अलावा बहुत सारे जजमेंट्स में क्या कहा गया, देखिए हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में बोला गया इट इज़ ओनली द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। टीआईपी कब होता है? इन्वेस्टिगेशन स्टेज में होता है। जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बोला गया टीआईपी कोरोबोरेट्स विटनेस टेस्टिमनी। ऑब्वियसली टीआईपी क्या करता है, आप जो कोर्ट में आके गवाही देते हो, पहचानते हो एक्यूज्ड को, आपका पहले से बताया गया पहचाना हुआ बात, उस बात को क्या करता है, कोरोबोरेट करता है, सपोर्ट करता है। अच्छा, चुनथू राम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में क्या बोला गया, इफ टीआईपी इज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस इट इज इनएडमिसिबल। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था टीआईपी पुलिस के प्रेजेंस में नहीं होता है। अगर पुलिस वाला अगर है वहां पर तो उसको इनएडमिसिबल बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस के सामने बोला गया हर एक चीज क्या है भैया, सेक्शन 162 का बार लग जाता है, 181 का बार लग जाता है, याद है कि नहीं? 162 का बार और बीएनएसएस में 181 का बार। मलकान सिंह का केस में बोला गया टीआईपी इज ओनली अ सपोर्टिव पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, सब्सटेंटिव नहीं है, सपोर्टिव है। यानी क्या, सब्सटेंटिव एविडेंस क्या होता है? सब्सटेंटिव एविडेंस मतलब टेस्टिमनी गिवन बाय द विटनेस इन कोर्ट अंडर ओथ। सब्सटेंटिव एविडेंस कब बोलते हैं? देखो, सब्सटेंटिव एविडेंस का मतलब है कि आप कोर्ट में आके अंडर ओथ गवाही दिए और जिसके सोल बेसिस पे क्या हो सकता है, सजा हो सकता है, तो उसको सब्सटेंटिव एविडेंस माना जाता है। लेकिन टीआईपी क्या है? सब्सटेंटिव एविडेंस है। क्या है टीआईपी? सिर्फ कोरोबोरेटिव एविडेंस है, जो कि आपने टेस्टिमनी कोर्ट में जो दिया उसको कोरोबोरेट करता है। टीआईपी हेल्प्स टू कोरोबोरेट दैट टेस्टिमनी। ठीक है, अच्छा अगर मान लो टीआईपी में डिले हो गया तो क्या होगा? टीआईपी शुड बी हेल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके भैया टीआईपी करवा लो। डिले क्रिएट्स रिस्क ऑफ फैब्रिकेशन और मेमोरी फाइडिंग। अगर मान लो ऑफेंस हुआ, ऑफेंस होने के तुरंत बाद, अरेस्ट होने के तुरंत बाद आपको टीआईपी करवा लेना चाहिए। अगर आप टीआईपी तुरंत बाद नहीं करवाए तो क्या होता है ना, तो एक रिस्क ऑफ फैब्रिकेशन आ जाता है, मेमोरी फेडिंग का एक चांसेस आ जाता है कि आपका, देखिए कोई भी इंसान का मेमोरी एक लिमिटेड है ना, मतलब अब कितना दिन तक याद रखेगा कि कौन था क्या था। ठीक है, वही चीज। बट डिले इज नॉट फैटल इफ प्रोसिक्यूशन सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन्स इट। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिले हो गया तो पूरा केस ही खराब हो जाएगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, एमडी कलाम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में बोला गया कि कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड कैन बी पॉसिबल ऑन द सोल ग्राउंड ऑफ टीआईपी। ओ माय गॉड, मतलब क्या कि देखो बोला गया वैसे तो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है टीआईपी, लेकिन अगर टीआईपी अच्छे से करवाया गया है, मतलब बहुत ही फेयर तरीके से विथ ड्यू डिलीजेंस के साथ अगर करवाया गया है, तो टीआईपी के बेसिस पे भी कन्विक्शन हो सकता है। कौन सा केस में बोला गया? एमडी कलाम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2008 का केस है। ठीक है, तो ये सारा चीजें। इसके अलावा
कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आइए देख लेते हैं टीआईपी से रिलेटेड। देखिए सबसे पहला पॉइंट, ऑर्डर फॉर टीआईपी। व्हेन द एक्यूज्ड इज अरेस्टेड, जब एक्यूज्ड अरेस्ट होता है किसी ऑफेंस में तो उसको आइडेंटिटी उसका अगर आइडेंटिटी क्वेश्चन में है, मान लो कोई बंदा अरेस्ट हुआ और उसका आइडेंटिटी क्वेश्चन में है, क्या वो वही बंदा है जो मर्डर किया है, ठीक है, ये क्या वही बंदा है जो चोरी किया है, क्या ये वही बंदा है जो फ्रॉड किया था। अगर किसी बंदे का आइडेंटिटी अगर क्वेश्चन में है, फैक्ट इन इशू में है, तो आयोग क्या करता है, कोर्ट को अप्लाई करता है टीआईपी के लिए। फिर मजिस्ट्रेट क्या करता है, ऑथराइज कर देता है, मतलब अप्रूव कर देता है, उसके एप्लीकेशंस को अलाउ कर देता है कि जाओ तुम टीआईपी करो। अच्छा, प्लेस ऑफ टीआईपी, टीआईपी कहाँ करवाएंगे बताइए, अभी बताया था टीआईपी कहाँ करवाते हैं, नॉर्मली जेल में करवाते हैं, लॉकअप में नहीं होता है। टीआईपी कहाँ करवाते हैं, जेल में। नॉर्मली कंडक्टेड इनसाइड द जेल प्रीमाइसेस, मोस्ट कॉमन एंड प्रीफर्ड, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और प्रीफर किया जाता है कि जेल में ही कराया जाए। इसके अलावा और भी दूसरे जगह में भी करवा सकते हैं जो कि न्यूट्रल हो, कंट्रोल्ड प्लेस हो, ठीक है। इंश्योरिंग द एक्यूज्ड इज नॉट सीन बाय द विटनेस बिफोर हैंड, मतलब ऐसी जगह में करवाना है, बस हमको ये इंश्योर करवाना है कि भैया विटनेस पहले से उसको देख ना लिया हो, ठीक है। पुलिस स्टेशन में करवाएंगे क्या टीआईपी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुलिस को तो होना ही नहीं है वहाँ पर, टू अवॉइड सस्पिशन दैट द विटनेस वाज एक्यूज्ड इन कस्टडी, ठीक है। चलिए, प्रेजेंस एंड सुपरविजन, कौन वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, मजिस्ट्रेट की पुलिस, मजिस्ट्रेट रहेगा, पुलिस नहीं रहेगा, ठीक है। टीआईपी मस्ट बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नो पुलिस ऑफिसर शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन टू प्रिवेंट द सजेशन और इन्फ्लुएंस, ठीक है। अगर पुलिस वाला अगर वहाँ पर मौजूद हुआ तो पुलिस वाला हो सकता है इन्फ्लुएंस कर दे, हो सकता है ना, पुलिस वाला मान लो एक्यूज के साथ खुन्नस से वो चाहता है एक्यूज अरेस्ट होके जेल चला जाए, तो पुलिस क्या बोलेगा, इशारा से बोल सकता है ना कि हाँ यही है, हाँ कर दे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसीलिए उसके पुलिस वाला इन्फ्लुएंस ना करे विटनेस को, इसीलिए पुलिस वाला का वहाँ नहीं होगा वो, ठीक है, उसके एब्सेंस में होगा, मजिस्ट्रेट वहाँ पर प्रेजेंट होगा। अच्छा, अरेंजमेंट कैसा होगा, किस तरीके से करवाएंगे, अभी बताया था आपको कि एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और उसके बीच में कहीं पर तुम्हारा एक्यूज को रख दिया जाता है। देखिए, एक्यूज्ड इज लाइन अप विद अदर पर्सन्स डमीज ऑफ द सिमिलर एज, हाइट एंड फीचर्स। जो मेन एक्यूज्ड है उसको उसका सेम हाइट, उसका सेम फीचर, सेम एज वाले लोगों के साथ खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, और बीच में कहीं उसको रख दिया जाता है, कहीं साइड में बीच में। रेशियो क्या हुआ, 1 एक्यूज्ड 4 to 6 डमीज, मतलब क्या, अगर एक उसमें से एक्यूज्ड है तो 4 या 5 उसमें क्या होंगे, डमी होंगे। डमी का मतलब समझ रहे हो, डमी मतलब जो झूठ मूठ के हैं, मतलब, ठीक है। एक्यूज्ड में चेंज हिज पोजीशन आफ्टर ईच विटनेस इज कॉल्ड, मान लो एक से ज़्यादा विटनेस है तो क्या होता है ना, तो पहली बार मान लो यहाँ पर बंदा यहाँ पर खड़ा था, एक विटनेस आया, पहचाना, फिर इस बंदे को क्या करेंगे, यहाँ पर खड़ा कर देंगे, इसको यहाँ पर खड़ा कर देंगे, फिर दूसरे को बुलाएंगे, बोलेंगे चलो देखो कौन है इसमें से। तो इस तरीके से पोजीशन चेंज किया जा सकता है, ठीक है। कॉलिंग ऑफ विटनेस आर कॉल्ड वन बाय वन सो दैट नो विटनेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर। ऑब्वियसली अगर एक से ज्यादा विटनेस हैं, सबको एक एक करके बुलाएंगे कि एक एक करके पहचानो, और उसके बाद एक एक करके जब पहचानेंगे तो एक्यूज्ड का पोजीशन भी चेंज करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, सो दैट नो विटनेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर। ईच विटनेस इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड विदाउट एनी हिंट और सजेशन, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। तो रिकॉर्ड ऑफ टीआईपी, ये समझ में आया क्या करते हैं, मतलब अरेंजमेंट कैसा होता है, बाकी लोगों के साथ जो आपके सेम हाइट के हैं, सेम वेट है, सेम फीचर, आपको खड़ा कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्यूज्ड हो तो आपको दूसरे लोगों के साथ खड़ा कर दिया जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा विटनेस है, एक एक विटनेस करके बुलाया जाएगा और बोला जाएगा कि पहचानो इसमें से कौन है। वो पहचाना, फिर दूसरे को बुलाएंगे और आपका पोजीशन चेंज कर देंगे, फिर दूसरा विटनेस आएगा, फिर पहचानेगा, ठीक है। इस तरीके से किया जाता है रिकॉर्ड ऑफ टीआईपी। अच्छा, इसका रिकॉर्ड कौन करता है, इसको मेंटेन कौन करता है, इसका रिकॉर्ड तो मजिस्ट्रेट मेंटेन करेगा। द मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पर्सन इन द पैरेड। मजिस्ट्रेट ये रिकॉर्ड करेगा कि पैरेड में कितने लोग मौजूद थे। हाँ, 10 लोग थे, 5 लोग थे, 6 लोग थे, कितने लोग थे। पोजीशन ऑफ द एक्यूज्ड का पोजीशन क्या था। वेदर द विटनेस करेक्टली आइडेंटिफाइड द एक्यूज्ड और नॉट, जो विटनेस को बुलाया गया कि वो क्या अच्छे से पहचान पाया या नहीं पाया। मजिस्ट्रेट साइन एंड सील्स द प्रोसीडिंग, उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट में साइन वगैरह कर देता है, ठीक है। प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानी इसमें रखा जाता है, देखो। कंडक्ट टीआईपी एज सून एज पॉसिबल आफ्टर अरेस्ट, जैसे ही अरेस्ट हुआ तुरंत आपको कर लेना है ताकि मेमोरी फेडिंग ना हो। उसके बाद इंश्योर एक्यूज्ड इज नॉट शोन टू विटनेस प्रायर टू द टीआईपी, आपको ये भी चेक करना है कि टीआईपी होने से पहले विटनेस एक्यूज्ड को पहचान ना ले। ओके, तीसरा
इंश्योर एक्यूज इज मिक्सड प्रॉपरली विद द डमीज ऑफ सिमिलर अपीयरेंस। और आपको ये भी इंश्योर करना है जो एक्यूज्ड है बाकी लोगों के साथ क्या है ना, बाकी डमी के साथ मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा आपका जो एक्यूज्ड है वो अलग दिख रहा है और बाकी लोग पूरा ही अलग दिख रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरा सेम हाइट, सेम फीचर, सेम कलर के साथ उनका होना चाहिए ताकि अच्छे से आइडेंटिफिकेशन हो सके, समझे। कंडक्ट विथ एब्सोल्यूट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड न्यूट्रलिटी। ऑब्वियसली फेयरनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होगा और न्यूट्रलिटी भी होना चाहिए। एविडेंसरी वैल्यू क्या है, अभी बताया था कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है क्या, बिल्कुल नहीं, नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी। टीआईपी इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ कॉरोबोरेटिव एविडेंस है, ठीक है। इट्स मेन पर्पस इज टू सपोर्ट इन कोर्ट आइडेंटिफिकेशन बाय द विटनेस। इसका मेन काम होता है अगर कोर्ट में बंदा आइडेंटिफाई किया तो उसको सपोर्ट करना, ठीक है। ये बार बार बोल चुका हूं मैं, ठीक है। तो यहीं पर हमारा खत्म होता है टीआईपी, जो कि फुल फ्लेश्ड हमने खत्म कर लिया है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 सेक्शन 7 का कंप्लीट हो जाता है। आगे का जो बचा हुआ पॉइंट है वो नेक्स्ट क्लास में सारा सेक्शन 7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूं आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए। और ज़रूर मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और कमेंट में आपका रिव्यू ज़रूर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए पढ़ते रहिए।